नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। संदीप जी, अब से कुछ ही देर में या यूं कहें आज दिन में कभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी गई है। कैसे देखते हैं आप जस्टिस वर्मा से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये बिल्कुल ओपन केस है, लेकिन बात जब न्यायपालिका की आती है, अपने लोगों की, तो कहा जाता है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय किया जाना दिखना भी चाहिए। तो अगर किसी को 1% भी डाउट है किसी तरह का, तो उसके लिए अदालत के दरवाजे रात के 2 बजे भी खुलते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, सभी के लिए। तो अगर ऐसी कुछ बात है तो अदालत ने एक मौका दिया है, और ये तो बेसिक चीज है। अभी आज जब सुनवाई शुरू होगी, उसमें क्रक्स निकल के आएंगे कि अदालत कहाँ तक कन्विंस हो रही है, कहाँ तक नहीं हो रही है। लेकिन अभी ये प्राइमरी राइट था जस्टिस वर्मा का, जिसको कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। 2 जजों की बेंच बनाई है सीजीआई ने, जिसमें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता है, जस्टिस एजे मसीह है। लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस वर्मा के लिए वकीलों की अच्छी खासी फौज खड़ी हो रही है, उनका नाम मेंशन करना भी जरूरी है। कपिल सिब्बल साहब तो है ही, साथ ही देखिए मुकुल रोहतगी जी हैं, राकेश द्विवेदी जी हैं, सिद्धार्थ लुथरा हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। ये सारे सीनियर एडवोकेट जस्टिस वर्मा के लिए अगर आर्ग्यू करेंगे तो आपको नहीं लगता कि अदालत कन्विंस हो ही जाएगी? नहीं, इस बात को तो नहीं कहा जा सकता है कि बड़े सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू करेंगे तो अदालत कन्विंस हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। जब तक तथ्य नहीं होंगे केस में, आपको इस बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आपके दर्शकों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि बड़े बड़े वकील खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये सारे वकील, जहां तक मैं जानता हूं, जो प्रैक्टिस जानता हूं, कि अगर किसी जज का मामला होता है, भले वो सिविल जज, छोटा वाला जज जो मुंसफ कोर्ट में बैठता है, उसका भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगता है, तो प्रो बोनो एडवोकेट्स एक अपनी फैमिली का मैटर होने के नाते, या कहें बार और बेंच दोनों एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं, तो इसके लिए खड़े होते हैं कोर्ट में। और मुझे जहां तक जानकारी है, हो सकता है किसी ने फी ली हो, लेकिन सारे वकील इसमें प्रो बोनो ही खड़े होंगे। और जो लिस्ट आपने बताई है, शायद ये छोटी लिस्ट आपने बताई है, जब आज सुनवाई शुरू होगी तो हो सकता है इसमें और भी नाम जुड़ जाएं, और कुछ चौंकाने वाले नाम भी जुड़े, तो इस पर जो है आश्चर्य नहीं होना चाहिए हमें, आपको जो है। सर, पर यहां पर मैं ये समझना चाह रही हूं कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी बनाई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना की जाए, लेकिन इम्पीचमेंट की जाए। उसके बाद ही उस वक्त के सीजीआई ने यह मामला राष्ट्रपति को भेजा, गृह मंत्रालय को भेजा। और 2 महीने गुजर जाने के बाद जब इम्पीचमेंट की कार्रवाई लगभग शुरू होने वाली है संसद में, उस वक्त ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, और वो भी अपने ही इन हाउस कमेटी के खिलाफ। कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीजों को सर, जबकि ओपन एंड शट केस माना जाता है? देखिए, जितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का नाम लिया है आपने, तो वरिष्ठ एक दिन में नहीं बनते, या कहें वकील के बाल जो है धूप में सफेद नहीं होते। टेक्निकलिटी में वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उलझाएंगे जिसमें कि बात संविधान के निर्वचन की आ जाए। और जहां संविधान के निर्वचन की बात आ जाएगी, वहां पर 2 जजों की बेंच जो है इनकम्पिटेंट हो जाएगी, असमर्थ हो जाएगी। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प होगा कि यह मैटर जो है चीफ को रिफर करे, कि चीफ एक 5 जजों की बेंच बनाए जो इस मामले पे सुनवाई करें। लेकिन इसके साथ ही एक और टकराव की स्थिति आ रही है कि लगे हाथ संसद के अंदर जो है इम्पीचमेंट का मोशन शुरू हो गया है। तो ऐसे में एक संविधान के निर्वचन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, भले हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता इन मामलों को उठाएं चाहे ना उठाएं। यह बात हो सकता है कि जब तुषार मेहता खड़े हों, एजी खड़े हों, इस मैटर में अपनी बात रखें, या भारत सरकार का वकील जब खड़ा हो, तो इस बात को उठाए कि भाई, क्योंकि संसद के अंदर यह मामला शुरू हो गया है, इसलिए इस मामले पर कंसीडर किया जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनफ्रक्चुअस हो गया। क्योंकि जब मामला आपने रिफर किया चीफ प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को, जब रिफर कर दिया और जब उस पर काम शुरू हो गया, या संसद ने अपना एक्शन ले लिया, तब फिर उस फैसले पर पुनर्विचार करने की या उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही उसका कोई
महत्व रह जाता है, क्योंकि यह सदन का विशेषाधिकार है कि सदन अगर उसके पास कोई प्रोरोगेटिव आ जाता है जिसमें उसके एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया है और एक्सरसाइज कर लेती है, तो फिर पीछे मुड़ के देखना शायद हमारे हिसाब से कि सदन के सम्मान में एक तरह से कहीं न कहीं यह घटोत्तरी करने वाली चीज होगी। और फिर सवाल तो ये है ना सर कि सदन या संसद अपने आप से कार्रवाई नहीं कर रही है, ये कार्रवाई तब की जा रही है जब सीजीआई संजीव खन्ना ने सिफारिश की थी, खुद कहा था कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू किया जाए। तो यहां पर तो जो हालात हो रहे हैं इस याचिका के जरिए, उसमें तो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका और विधायिका फिर से आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे। संसद का केस देखिए इस मामले में थोड़ा ज्यादा मजबूत है, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता जहां पे है वहां कहीं नहीं कहा गया है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करेगी या कुछ करेगी, उसके बाद सदन जो है उस पर काग्निजेंस लेगा। काग्निजेंस लेने की पावर जो है संसद को दी गई है। संसद को अगर कहीं से भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें उसे लगता है कि कोई मिसकंडक्ट का दोषी है, इनकम्पिटेंट हो चुका है, जिसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए, तो जो कानूनी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है, उसको पूरा करते हुए जो है कार्यवाही कर सकती है। लेकिन इस केस में क्योंकि एक 3 हाईकोर्ट की जजों ने जो है जांच करी हुई है, तो इसमें जज भी नहीं सर, चीफ जस्टिस है वो तीनों। तो ऐसे केस में जो आधार है सदन का अपना काम आगे बढ़ाने का, वो बहुत ही सॉलिड बेस पे शुरू होता है, और ऐसे में जो है थोड़ा आसान नहीं होगा अदालत को कन्विंस कर पाना कि अदालत एक नया आदेश जारी करे अपने पूर्व के आदेश को क्वेश करते हुए जो है। सर आपको लगता है कि कोई नोटिस जारी किया जा सकता है आज के दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस वर्मा के मामले में, और उस नोटिस के चलते इम्पीचमेंट की जो कार्रवाई सदन में शुरू होने वाली है उस पर रोक लगाई जा सके? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? इस सवाल में तो मुझे लगता है कि नोटिस किसको जारी होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट को ही उस पर एक्शन लेना है, तो इसमें नोटिस की कहीं कोई आवश्यकता तो है नहीं। एक तरह से कहीं रिव्यू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को जो है फिर से पुनर्विचार करे कि जो उन्होंने रिफर किया है और जिस आधार पर रिफर किया है उस आधार को फिर से देखें और उसको अपास्त करें या क्वेश करें। तो यहाँ पर नोटिस की तो मुझे कोई आवश्यकता नजर नहीं आ रही है, और ना ही केंद्र सरकार के किसी स्टैंड की नजर आ रही है। यहाँ पर जो चीज मुझे स्पष्ट दिख रही है सीधे सीधे, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है, यह बहस दो पक्षकार हो गए, एक तरह से कहें माननीय न्यायमूर्ति जो बैठे हुए हैं और दूसरे जो है जो हमारे न्यायमूर्ति जो कटघरे के अंदर खड़े हो रहे हैं कोर्ट में। तो दो न्यायाधीशों के बीच की बात है। ये बात अलग है कि एक सेतु का काम हमारे सारे वरिष्ठ अधिवक्ता करेंगे कि दोनों तरफ की बात को एक दूसरे को पहुंचाएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कॉग्निजेंस लेती है, किस दिशा में लेती है, और सदन का प्रोरोगेटिव कहीं उससे हर्ट होता है कि नहीं होता है। अगर सदन का प्रोरोगेटिव हर्ट होता है तो निश्चित ही यह एक संवैधानिक निर्वचन की आवश्यकता आ जाएगी, और जहां पर यह मामला लंबा खिंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे। अगर ये मामला अदालत में लंबा खिंचता है तो भी इम्पीचमेंट की कार्रवाई पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये समझा जाए? बिल्कुल, लेकिन बात हो सकती है कि एक मोरल पे कहा जाए कि आदेश देने की कोशिश की जाए। मतलब अभी इस पे कुछ टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक होगा, लेकिन सदन से कहा जा सकता है कि थोड़े दिन के लिए आप रुक जाइए, जब तक हम इसको कंसीडर कर रहे हैं आप इसमें कोई कदम ना बढ़ाइए, क्योंकि घड़ी अंडन नहीं की जा सकती। जो चीज आगे बढ़ जाएगी सदन के अंदर कार्यवाही, उसको पीछे नहीं किया जा सकता है। और सदन क्योंकि अपने आप में सक्षम है, मैं ये चीज कह रहा हूं, सदन अपने आप में सक्षम है इम्पीचमेंट की कार्यवाही करने के लिए, जांच कमेटी बनाने के लिए, जांच कमेटी में कौन सदस्य होंगे उनको भी निर्धारित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर सदन अपना कार्य करने लगेगा तो शायद ये जो प्रोसीडिंग आज शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसका तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि एक रिक्वेस्ट आए अदालत की तरफ से कि भाई इस पे भी आप विचार करिए। अब देखना होगा कि अभी 2-4 घंटों की बात है, जितने जल्दी शुरू होती है प्रोसीडिंग हम लोगों को सामने पता चलेगा कि क्या चीज हो रहा है इसमें जो है। पर सर ये जो 14 मार्च की घटना है, 19 मई को जांच आ गई थी 3 जजों की कमेटी की, और इतने दिन के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से डाला गया,
तो टाइमिंग तो सवाल खड़े करती है ना कहीं जस्टिस वर्मा जो है इम्पीचमेंट की कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। क्या इसको ऐसे ना देखा जाए, क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू करने की बात तो कमेटी ने कही नहीं, जबकि आपको याद होगा एक एडवोकेट है मैथ्यू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे तो उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहते कहते चले गए, पद से हट गए। तो आपको नहीं लगता कि ये तो बच गए एक तरह से जस्टिस वर्मा की उस कमेटी ने इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करने की बात नहीं कही, सिर्फ ये कहा कि इम्पीचमेंट किया जाए, और अब उनको लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनकी बात किसी ने सुनी नहीं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये सारी बातें इस याचिका में कही गई हैं। किस पर सवाल उठा रहे हैं? उन 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर। देखिए, यह तो बड़ा ही रोचक सुनवाई होने जा रही है कि जिसमें आप उसी न्यायाधीश के सामने, उसी न्यायालय के न्यायाधीश के सामने बैठ करके उसी के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है आपको सही मौका नहीं दिया या आपके पक्ष को सही तरीके से सुना नहीं गया। तो ज्यूरी को एक तरह से कहें क्वेश्चन किया जा रहा है, और फिर हाईकोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों की ज्यूरी को क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यह सब बातें अब बहस के दौरान खुल के आएंगी, लेकिन बहुत ही गंभीर विषय ये हो सकता है बहस में अगर चीजें उठती हैं, क्योंकि देखिए मैं तो आपके ओपनिंग रिमार्क में कहा कि अगर ये संविधान से कहीं टकराव की बात आ गई, संवैधानिक कोई बात आ गई, तो निश्चित ही अंतिम में संविधान के निर्वचन की जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। और 5 जजों की बेंच या 9 जजों की बेंच या उससे भी बड़ी बेंच बैठा करके सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर कोई भी चीज इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति है। और अगर इस तरह का कुछ निर्वचन आता है जो संविधान में लिखा नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि ऐसा होना चाहिए, तो निश्चित है कि हो सकता है कि संसद को शक्ति होने के बावजूद भी उस शक्ति का प्रयोग करने से जो है संसद को रोक दिया जाए या संसद अपने आप में एक्सरसाइज करने में सक्षम ना रह जाए। इसका सीधा कहना मेरा ये है कि देखिए, जैसे मैंने बताया या चर्चा भी होती है कि कहीं इस तरह की मनाही नहीं है कि माननीय न्यायाधीशों के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिनसे जो है कार्यपालिका के हाथ बंधे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जो है संवैधानिक व्यवस्था कुछ भी हो, वैधानिक व्यवस्था कुछ भी हो, लेकिन न्यायिक निर्णय जो है उसके ऊपर प्रभावी होते हैं, और न्यायिक निर्णयों का सम्मान करना ही एक संवैधानिक व्यवस्था की बाध्यता होती है। जो है सर, आपको नहीं लगता कि बड़ा ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है आज का सुप्रीम कोर्ट में? ऐतिहासिक दिन वो भी था जब मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही 3 जजों की कमेटी का गठन किया था एक ऐसे मामले में जहां पर एफआईआर पुलिस को दर्ज करनी चाहिए थी। वो भी ऐतिहासिक पहल थी। फिर कमेटी ने जो फैसला सुनाया उस पर जब इम्पीचमेंट की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति जी को कहा गया और गृह मंत्रालय को कहा गया, वो भी एक ऐतिहासिक कदम था। और अब अपने ही जजों को कटघरे में खड़े करना, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना, ये भी ऐतिहासिक बहस होने जा रही है आज के दिन। ऐतिहासिक जब आपने शुरू की तो शायद आपको इतिहास शुरू करना चाहिए था कि जिस दिन अखबार में खबर छप गई वह इतिहास का पहला पन्ना था। नहीं तो देश में जहां 400 खबरिया चैनल हों और 20-25 अखबार राजधानी के अंदर निकलते हों, हिंदी अंग्रेजी विभिन्न भाषाओं के, किसी को उस खबर की जानकारी नहीं थी या हिम्मत नहीं हुई। तो अगर एक अखबार ने हिम्मत की तो सबसे बड़ा इतिहास का रचने वाला वो अखबार पात्र है। और उसके द्वारा उठाया गया कदम का नतीजा था कि जो खबर 5 दिन से दबी पड़ी थी वह आम जनता के बीच पहुंची। लेकिन हाँ, अभी इस घटनाक्रम में सभी कुछ पहली बार हो रहा है और ऐसी चीजें हो रही हैं जो एक इतिहास का हिस्सा तो बनी रही हैं। और आज जो बहस होगी वो भी एक इतिहास का हिस्सा होगा कि जिसमें न्यायालय अपने ही न्यायाधीशों के विरुद्ध जो है मामला सुनने जा रही है, अपनी ही बनाई कमेटी के मेंबर्स के खिलाफ मामला सुनने जा रही है। और आरोप लगाने वाला भी कोई और नहीं, आरोप लगाने वाला भी एक न्यायाधीश है, आरोपी जिसके ऊपर लगाए गए हैं वो भी एक न्यायाधीश है, और जो उस आरोप की सुनवाई कर रहा है वो भी एक न्यायाधीश है। मतलब सभी न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायमूर्ति हैं, और इसमें सहयोग करेंगे हमारे सारे वरिष्ठ अधिवक्ता। और जैसा मैंने कहा है कि हो सकता है यह लिस्ट जो है, जो आपने बताई, उससे बड़ी लिस्ट होगी, कुछ चौंकाने वाले भी नाम होंगे। मैं खुलासा नहीं करना चाह रहा हूं अभी, क्योंकि हम लोगों को तो भनक लगी जाती है, लेकिन अभी जब कार्यवाही शुरू होगी तो अथॉरिटी के तौर पे पता चलेगा कि आधिकारिक तौर पे कौन खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ जो है। लेकिन सर, ये मामला ऐसा है जिस पर मैंने और आपने कई प्रोग्राम किए।
और तब सीधे सीधे न्यायपालिका पर सवाल लग रहा था कि कैसे भ्रष्टाचार हो गया, कैसे ये पैसा मिला, अधजले नोट कैसे मिल गए एक जज के घर से, किसके लिए आए थे, किस मामले के लिए आए थे, पता चलना चाहिए। कुछ पता नहीं आज की तारीख में भी सर, सिर्फ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो रही है उनको उनके पद से हटाने की, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और अभी भी जो साख है सुप्रीम कोर्ट की या न्याय व्यवस्था की या न्याय प्रणाली की, उस पर सवाल का ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है सर। तो ये सब कुछ जो लीपा पोती हो रही है, इसका मतलब क्या है सर? आम आदमी क्या समझे? देखिए, आम जनमानस को कोई व्यक्तिगत दुश्मनी माननीय न्यायमूर्ति से नहीं है। आम जनमानस को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि जले हुए नोट कहां से आए, किसके थे, इसके अलावा कुछ जानकारी नहीं चाहिए। और अगर पता चल जाता है कि XYZ जिसके भी हों, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। चलो भाई, अगर आप नहीं कार्यवाही कर सकते, कम से कम इतना तो बता दो कि किसके थे। इतना सा भी बेसिक अधिकार अगर आम आदमी नहीं रख सकता, तो कल को उसके छोटी मोटी चोरी करने पे, छोटे मोटे अपराध करने पे कोई भी व्यक्ति उसको बड़े बड़े उपदेश कैसे दे सकता है? यह सवाल आम जनता तो हर किसी से पूछेगी, चाहे वो बड़ा राजनेता हो, चाहे वह बड़ा पुलिस का अधिकारी हो, चाहे बड़ा न्यायाधीश हो या बड़ा वकील हो। सभी से पूछा जाएगा कि भाई आप लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन जब इतने बड़े कांड का किसी को पता नहीं चला, तो आप एक अदने से आदमी को जो 50 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए के रिश्वत के मामले में जो है 2-2 महीने से जेल काट रहा है या 2-2 साल से जेल के अंदर है, उसके लिए आप लोगों के सारे कानून हैं। तो न्याय केवल, मैंने कहा ना प्रारंभ में ही, कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। तो न्याय दिखने के लिए कम से कम यह तो पता चल जाए भाई कि यह पैसा किसका था। सर, न्याय दिखना ही नहीं चाहिए, ये भी लोगों को समझ में आना चाहिए और दिखना चाहिए कि न्याय के सामने सब एक समान है। कोई राजा और रंक नहीं है, कोई न्यायाधीश और आम आदमी नहीं है। यहाँ तो ऐसा साफ लग रहा है। आप सोचिए, आम आदमी को इतने सारे बड़े बड़े वकीलों का साथ कभी जिंदगी में मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। तो यहाँ पर तो जिस तरह से एक पूरी की पूरी फौज उनके पक्ष में उतर रही है, साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसे जज को बचाने की कोशिश हो रही है जिनके घर से करोड़ों रुपए मिले हैं, कहां से आए किसी को नहीं पता। और अपनी साख बचाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में और उलझ रहा है। और हमारे सीजीआई ने साफ कहा, गवई साहब ने, कि मैं इस मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग करता हूं, क्योंकि मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था जिस कमेटी ने ये सिफारिश संसद को भेजी थी, राष्ट्रपति महोदया को भेजी थी, गृह मंत्रालय को भेजी थी। अब सोचिए कैसी अजीबोगरीब बातें हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उलझाया जा रहा है मामले को। मुझको तो ऐसा लगता है सर, मैं तो आम आदमी की तरह ही सोचती हूँ ना। नहीं, देखिए, रिक्यूज करना तो एक अच्छी पहल थी सीजीआई साहब के द्वारा, क्योंकि अगर कोई मामला जिस पर न्यायाधीश के खुद के फैसले पर कोई सवाल उठता है, तो न्यायाधीश उससे पीछे हट जाते हैं। और ऐसा भी होता है हाई कोर्ट के अंदर, जब कोई मामला आता है जज के सामने और पता चलता है वकील होने के दौरान माननीय न्यायमूर्ति जो है कभी उसमें पैरवी किए हुए केस में, तो उस मामले से भी पीछे हट जाते हैं, जिससे कि दूर दूर तक कहीं ये संभावना न रहे कि उन्होंने किसी तरह से मामले को प्रभावित किया। लेकिन प्रभाव तो पड़ता ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर व्यवहारिकता की बात करें, कुछ न कुछ तो असर हमेशा रहेगा जब आप उस संस्थान के अंग हैं, भले आप उस मामले से रिक्यूज कर रहे हो अपने आप को। लेकिन जो मैंने कहा कि न्यायाधीश को न्याय करना ही नहीं चाहिए, न्याय करते हुए दिखना भी चाहिए। और आपकी बात भी जायज है कि समता का अधिकार हर नागरिक को है, इक्वलिटी का राइट है, आर्टिकल 14 में सभी को मिला हुआ है। तो देखते हैं अभी आज इस कार्यवाही में क्या होता है, क्या नए खुलासे होते हैं, और हम लोगों को भी क्या नया सीखने को मिलते हैं, हमारे जैसे अधिवक्ताओं को भी। तो अब से कुछ घंटे की बात है। चलिए सर, अब देखते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए कि इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें हैं, उन लोगों की निगाहें हैं जो आज भी भगवान की तरह मानते हैं जजों को, जो आज भी मानकर चलते हैं कि न्याय के देवता उनके साथ इंसाफ करेंगे। तो अगर न्याय के देवता खुद अपने ही जजों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर पता नहीं न्याय प्रणाली को लेकर लोगों के बीच में क्या धारणा जाएगी, क्या किस तरह का विचार होगा आज की सुनवाई के बाद। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है सर आम आदमी को कि इस मामले की लीपापोती हो रही है, इस मामले को उलझाया जा रहा है, इस मामले में अपने ही एक जज को बचाने की कोशिश हो रही है, ताकि इम्पीचमेंट की कार्रवाई जो संसद में शुरू होने वाली है वो ना हो, उसमें अड़ंगा लगाया जाए। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।
जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार।